गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सरकार के प्रमुख अंग जिसमें कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसमें हम आज जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपन अध्ययन करना चाहेंगे। तो न्यायपालिका बेसिकली होती क्या है? न्यायपालिका सरकार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि न्यायिक समीक्षा अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य करती है। ये न्यायपालिका को संविधान द्वारा प्रदत्त एक शक्ति है जो कि व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करती है, और उस कानून की जांच, जो वैधता की जांच की जाती है, वो जुडिशरी द्वारा की जाती है। तो भारत के अंदर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है जिसके शिखर पर उच्चतम न्यायालय, और यह राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र न्यायालय है। ये अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था भी की गई है। एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। एक से अधिक राज्यों का भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है जिसके अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। कभी कभी दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट बना दिया जाता है। जैसे हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय है वो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है। आज भारत में लगभग वर्तमान में 24 हाई कोर्ट्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो कि शीर्ष पर न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और सेशन न्यायालय, ये जुडिशरी एक सिस्टम होता है। आज हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारतीय शासन व्यवस्था का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अर्थात भारतीय संविधान में जो भारतीय शासन व्यवस्था है वो एक फेडरल सिस्टम को अपनाए हुए है, अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था के इसमें गुण है। जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था में दो तरह की सरकारें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा कार्य करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा कार्य करेगी, ऐसा भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है। और उस अनुसूची 7 में 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अर्थात संघ सूची में जो सेंट्रल सब्जेक्ट के विषय हैं या केंद्रीय महत्व के जो विषय हैं उनको संघ सूची में रखा है, जैसे रक्षा, जनसंख्या, वित्त। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राज्य हित के होते हैं, उनको राज्य सूची में रखा गया। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, उनको हम समवर्ती सूची में रखा गया। जैसे कि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। तो इस संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, इसी की अनुपालना में भारतीय संविधान में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अर्थात जब कभी किसी बात को लेकर विवाद हो जाए तो उसका फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उसके गठन और क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार उसके प्रारंभ में ही उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। परंतु इसी अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद समय समय पर कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या को गठा बढ़ा सकती है। इसके तहत संसद ने 1956 में संख्या बढ़ा करके 10+1 कर दी। पहले 1+7 था, लेकिन 1956 के अंदर 10+1 जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और 1960 के अंदर 13+1 कर दी। 2008-9 में संसद ने कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या 30+1 कर दी। लेकिन 18-19 में
पुनः संशोधन करके इसकी संख्या एक मुख्य न्यायाधीश सहित 33 अन्य न्यायाधीशों के रूप में कर दी। तो 1+33 = आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों का गठन है, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 33 जो है वो जस्टिस एंड न्यायाधीश हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार यदि 127 के अनुसार यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ये तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जस्टिस की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति 127 के अनुसार कर सकता है। यह आपकी कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति चाहे तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो उसका आंसर आएगा 127। 128 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पुनः न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए आग्रह कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां। अब हम बात करेंगे कि सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जो है न्यायालय, और उसमें भी उच्चतम न्यायालय की कहाँ तक क्षेत्राधिकार है और इसके पास में कौन कौन सी शक्तियां का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन यह भी संविधान द्वारा तय की शक्तियों के अंदर रहकर ही कार्य करता है। अर्थात हमारे यहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना तो की गई है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ दी गई हैं वो संविधान के द्वारा दी गई हैं। अर्थात वो संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है। बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन की पावर के वो कोई प्रयोग नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हम निम्नांकित क्षेत्राधिकारों में बांट सकते हैं। रिट संबंधी मौलिक अधिकार क्षेत्राधिकार, अपील क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार और अभिलेख न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें रिट संबंधी जो क्षेत्राधिकार है, संविधान में उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह उच्चतम न्यायालय में शरण ले सकता है और उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये भी आपके 2 नंबर के सवाल आ सकते हैं। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं कि आप ये कार्य करें। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट निचले जो अदालत हैं वहाँ कोई मामला अटका हुआ हो तो अपने पास उसको मंगवा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि बंदी को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। पुलिस कस्टडी के अंदर 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी बंदी को नहीं रखा जा सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर बंदी को उपस्थित किया जाए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने विदिन 24 आवर्स के। प्रतिषेध मतलब रोकना कि आप ये कार्य नहीं कर सकते। अधिकार परीक्षा, संबंधित अधिकारी से पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार के तहत ये कार्य कर रहे हैं। मौलिक अधिकार संबंधित जो क्षेत्राधिकार है, कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। जैसे मौलिक अधिकारों का क्षेत्राधिकार विवादों से उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे मौलिक वाद कहते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, मौलिक क्षेत्राधिकार। कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए किसी बात को लेकर, तो उसका फैसला या उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। एक या अधिक राज्य और केंद्र सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, मतलब एक तरफ तो राज्य हैं, एक राज्य भी हो सकता है, एक से अधिक राज्य भी हो सकता है, और दूसरा जो पक्ष है उसका केंद्र सरकार है। इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस विवाद का निपटारा या उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। राज्य और केंद्र के बीच उत्पन्न होने वाले अन्य विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। संविधान के अनुच्छेद 143, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय से सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर परामर्श मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श दे भी सकता है, जैसे कॉलेजियम प्रणाली, या उच्चतम न्यायालय में इनकार भी कर सकता है। जैसे बाबरी मस्जिद केस,
मतलब वो सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है 143 के अनुच्छेद 143 के अनुसार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको परामर्श दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। देने के मामले में जैसे कॉलेजियम प्रणाली के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी और बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मना कर दिया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो परामर्श सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। तो ये परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार हुआ। अभिलेख न्यायालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 136 के तहत इसका उल्लेख किया गया है और इसके अंदर उच्चतम न्यायालय को भारत का अभिलेख न्यायालय, जिसका तात्पर्य होता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा और उसके निर्णय संपूर्ण देश में मान्य होंगे। न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है और उसके निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे तथा उच्च न्यायालय उन निर्णयों के आधार पर, उन निर्णयों को आधार मानकर अपना निर्णय भी दे सकता है। ये अनुच्छेद 136 के अंदर अभिलेख न्यायालय रिकॉर्ड जस्टिस, मतलब इसका जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनका निर्णय को जो फैसला है उसको रिकॉर्ड के रूप में संधारण किया जाएगा और वो निर्णय है बाकी कोर्ट्स उसको मानने के लिए बाध्य होंगे या उनके आधार पर निर्णय भी दे सकते हैं। मतलब उस फैसले को कोर्ट करके बाकी अधीनस्थ न्यायालय अपना फैसला सुना सकते हैं। अपील क्षेत्राधिकार, अपील क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अगर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, ऐसे मामले सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं सुने जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के 3 अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। सिविल मामलों में अपील 133, ऐसे मामले जिसमें उच्चतम न्यायालय इस बात का प्रमाण पत्र दे दे कि संबंधित वाद में कानून व्याख्या या सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न अंतर्निहित है। दूसरे होते हैं फौजदारी, दांडिक मामलों में उच्चतम न्यायालय सीधी सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन 2 परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। वो 2 मामले कौन कौन से होंगे? यदि उच्च न्यायालय ने व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को पलटकर उसे मृत्युदंड दे दिया है, यदि उच्च न्यायालय ने किसी निचले न्यायालय के मामले को मंगवाकर मृत्युदंड दे दिया है, ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति या जिसके ऊपर आरोप है वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील लगा सकता है। तो ये जो कौन से हुए इसके अपील करने का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट में इन परिस्थितियों में दिया गया। विशेष इजाज़त अपील 136, उच्चतम न्यायालय को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह विधि के किसी व्यापक महत्व के प्रश्न पर या किसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिससे न्याय का घोर उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय विशेष इजाज़त अपील भी दे सकता है। अब हम इस वीडियो में केवल आज इतना ही पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, इसमें कितने जजों की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति कर सकता है और इसका क्षेत्राधिकार किस प्रकार से बटा हुआ है। कल हम इसके संगठन और इसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।